हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपका सिंगल एंट्री सिस्टम बताया था बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। कॉन्सेप्ट बताए थे कि देखिए आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन पूछ सकता है। आज की क्लास में ना बच्चे एक नया फ्रेश चैप्टर चालू कर रहा हूँ, गारंटेड इस बार एग्जाम में आने वाला है आपका। पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2, कन्वर्जन, और सारा रिलेटेड चैप्टर है। तो अच्छे से यह चैप्टर को देखिएगा क्योंकि यह चैप्टर से आपका दो और चैप्टर बेस्ड करता है। क्लियर? चलते सबसे पहले डिसोल्यूशन का मीनिंग जानते हैं कि होता क्या है। ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, सबसे पहले डिसोल्यूशन समझिए कि डिसोल्यूशन होता क्या है। देखिए, आपने स्टार्टिंग में हमने 12th में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी बिजनेस को कैरी करते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म रन कर रहा है, किसी कारणवश अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपने एंटिटी को, अपने एग्जिस्टेंस को समाप्त कर रहा है। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम का कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था, अब बोल रहा है कि हम अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, हमारा नाम वजूद एंटिटी नहीं रहेगा, तो वह आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। क्लियर? जिसमें वह अपने एसेट्स को राइट ऑफ करता है, सोल्ड कर देता है, और लाइबिलिटीज को पेड आउट करता है, खत्म कर रहा है कि जितना कर्जा है कर्जा को दे दो, जितना संपत्ति रखा हुआ है सबको बेच दो, बिजनेस को बंद करो, फाइनली जो प्रॉफिट हो रहा है लास्ट का वो आपस में बांट दो। दैट इज रियलाइज्ड प्रॉफिट। बिजनेस को बेचने के बाद, संपत्ति को बेचने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, सब लाइबिलिटीज को पेड कर दिए, संपत्ति का पैसा आया था, लाइबिलिटीज पेड कर दिए, अब जो उसको पैसा बचा उसको आपस में बांट दो। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन अ प्रोसेस बाय विच the relationship between the partners is terminated and comes to an end, and all the assets, share account and liabilities are disposed of and settled। क्या कर रहा है? सारे शेयर अकाउंट को, सारे लाइबिलिटीज को खत्म कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, बंद कर रहा है। ठीक है, यह आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। अब डिसोल्यूशन आपके मन में आ रहा है सर, डिसोल्यूशन किन किन कारण से हो रहा है? डिसोल्यूशन किन किन कारण से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले डेथ ऑफ एक्टिव पार्टनर। अगर मान के चले कि फर्म में जो एक्टिव पार्टनर है, वह पार्टनर जो फर्म को चला रहा है, रन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, अगर वह पार्टनर फर्म से डेथ कर जाता है, मर जाता है, फर्म खत्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म डगमगाएगा, बंद भी हो सकता है, बंद हो जाएगा। क्लियर? खत्म हो गया वो एंटिटी। दूसरा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब समझिए बच्चे, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट एक्स नाम का एक पार्टनर है, दूसरा बाई पार्टनर है। एक्स बोला कि देखो बाई, एगो हमार फ्रेंड औरो है जेड नाम का, उहू बोल रहा है कि मिल के काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो पहले का कंपनी का नाम एक्स बाई लिमिटेड था, अब जेड भी पार्टनरशिप आ गया, बोला एगो फ्रेश एग्रीमेंट बनाओ, फ्रेश नया डीड तैयार करते हैं। तो एगो नया एक्स बाई जेड लिमिटेड का एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया, तो पुराना फर्म यहाँ पे डिजॉल्व हो गया। पुराना फर्म यहाँ पे क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, और नया फर्म का एंटिटी चालू हो गया। तीसर का, इंसॉल्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंगाल हो जाना, दिवालिया हो जाना, अपने पास पैसा ही नहीं रहना, इंसॉल्वेंसी। अगर कोई पार्टनर का लाइबिलिटीज ज्यादा हो गया एसेट्स के कंपैरिजन में, तो वह पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व कर जाता है। क्या करेगा बच्चा? खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब कोई पार्टनर फर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, वही ऑपरेट कर रहा था, वही मैनेज करता, मेन डिसीजन मेकिंग, रिटायर कर ले भाई, भाई अब हमसे काम नहीं होगा, अब तो मेरा 60 प्लस हो गया, अब घर आराम से लाइफ साइकिल जिएंगे। तो 60 प्लस, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर कर जाता है तो वह आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? आगे, ये रिटायरमेंट वाले कारण से डिसोल्यूशन हो जाता है। रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर रिटायर कर गया, तो उस कारण से फर्म डिसॉल्व हो गया। अब यहाँ पे अगर इस केस में कोई और पार्टनर फर्म को कैरी करता है तो पुराना फर्म का एंटिटी समाप्त होता है। यहाँ पे नया एग्रीमेंट, नया पार्टनरशिप फर्म रन कर सकता है। क्लियर? अब आगे
बाई द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कभी कभी यार कोर्ट भी ऑर्डर देता है, देखो तुम्हारा बिजनेस चला रहा है पार्टनरशिप फर्म अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, जल्दी से जल्दी बंद कर दो, तुम्हारा ऐसा बिजनेस है जो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, कोर्ट ही ऑर्डर कर दिया बंद करो अपने व्यवसाय को, पार्टनरशिप पे कर रखे हो अभी जल्दी से जल्दी बंद करो, तो यहाँ पे बाई द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब फिर क्या होता है, कंटिन्यूटी लॉस मेकिंग। भाई लॉस सहन शक्ति हर किसी के कैपेबिलिटी का बात नहीं है, लॉस को सहना हर किसी के कैपेबिलिटी का बात नहीं है। पहले लॉस बर्दाश्त कर लिए, दूसरा लॉस बर्दाश्त कर लिए, तीसरा लॉस बर्दाश्त कर लिए, चौथा बार में मनोबल टूटने लगेगा। भैया पार्टनरशिप तो किए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, अब तो लॉस ही लॉस हो रहा है, एक काम करो इसे बंद कर दो, तो यहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते, आगे बताते, समझिए पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब एक बात बच्चे, जैसे डिजोल्यूशन कर रहे हैं, अगर हमने डिजोल्यूशन किया तो डिजोल्यूशन के काम के लिए भी क्या अकाउंटिंग वर्क करना पड़ेगा ना। तो अकाउंटिंग वर्क में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज को कहाँ पेड ऑफ करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे अकाउंटिंग वर्क करेंगे, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए कि डिजोल्यूशन का काम करने के लिए, डिजोल्यूशन वर्क करने के लिए कितने तरह का अकाउंटिंग वर्क हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट ना नॉमिनल अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब अपने मन में थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। देखिए जब हम डिजोल्यूशन का काम करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्म को बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि हमारे पास टोटल संपत्ति कितना का है और लायबिलिटीज कितना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग संपत्ति को बेचेंगे और तब लायबिलिटीज को पेड आउट करेंगे, और जो पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व सब बचा हुआ रहेगा उसको भी बांटेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड पहले करता है और फिर उसे सोल्ड आउट और पेड आउट करता है, और बैलेंसिंग जो होता है वह प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटता है, ठीक है। मतलब यह एक नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट, इट हैज टू साइड, दो साइड होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट, जो एसेट्स को बेचना है उसको रिकॉर्ड करता है, और जिस लायबिलिटीज को पेड करना है उसे यह रिकॉर्ड करता है, डिस्चार्ज जिसको करना है, और फिर जितना पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट लिखते हैं, एसेट से जितना अमाउंट बेच करके मिला है वह अमाउंट लिखते हैं, और यह आपका रियलाइजेशन अकाउंट कहलाएगा। यह आपका क्या कहलाता है बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट कहलाएगा। क्लियर। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए बहुत सारे लोग के लिए बोल रहा हूं जो 12th मन से नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने 12th फाकी मार के बिता दिया है, घूरते घूरते इधर उधर, समझ रहे हैं ना, घूरते घूरते बिता दिया, तो लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिक्कत होगा, क्योंकि टर्म्स ही पता नहीं है कि क्या कहां से बना रहे हैं, क्या होगा, कहां लिखना है, नहीं समझ में आ रहा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा आप 12th पे चले जाइए, 12th का वीडियो वॉच कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला। दो तरीका का से पार्टनर्स कैपिटल बनता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग मेथड सिर्फ समझाया है पार्टनर्स कैपिटल को डिस्क्राइब करने के लिए। ब्रीफ में अगर आपको जाना है आप चले जाइए 12th, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल का वीडियो है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे ज्यादा डिटेल में बताया हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, और इसके भी दो साइड होते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न बच्चे बेसिकली पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बना होता है, कि पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म से ट्रांजैक्शन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन पार्टनर से हो रहा है, तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें भी दो साइड होता है, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का सारा इनकम लिखाता है, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का सारा इनकम लिखाता है, और डेबिट साइड में पार्टनर्स का सारा खर्चा लिखाएगा। पार्टनर्स का ड्राइंग कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, खर्चा कुछ बेयर कर रहा, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस अगर होगा तो वह डेबिट साइड में लिखाएगा, और क्रेडिट साइड का बात करें, पार्टनर को जहां से इनकम होगा, कैपिटल लगाया हुआ होगा, अगर किसी प्रकार से इंटरेस्ट मिलेगा फर्म से रिलेटेड जो भी इनकम रहेगा वह सारा क्रेडिट में जाएगा और खर्चा सारा डेबिट में जाएगा। नो दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे, कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट हम लोग ने 11th में पढ़ा था। अब बोलेगा सर बात पे एकदम टॉन्ट कर रहे, कभी 11th याद दिलाते हैं, कभी 12th याद दिला देते हैं। आपके लिए बोल रहा हूं,
बेसिक्स नहीं पढ़े हो ना यार, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत होगा। और बात मानते हो, अगर आइडल आपके हैं तो प्लीज बेसिक्स पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और इसमें भी दो साइड होता है। डेबिट साइड में जितना भी कैश आ रहा है, कैश और बैंक में जहां जहां से पैसा आएगा सारा डेबिट में लिख दो। पैसा जहां जहां पेड आउट किए हैं, सैलरी दिए, खर्चा किए, रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए, लाइबिलिटीज को भुगतान किए, तो जो जो खर्चा हम कर रहे हैं वह सारा क्रेडिट साइड में लिख दो। और अगर आपका कैश अकाउंट बराबर आ गया ना, जस्ट लाइक बैलेंस शीट डिसोल्यूशन में, अगर आपका कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन एकदम सही है, गलत का सवाल ही नहीं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता, पूरा मेरा बना हुआ सही है। क्लियर? अब चलते जर्नल एंट्री। आज जर्नल तक बताएंगे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करूंगा जो आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, जर्नल एंट्री को समझिए, गारंटेड एग्जाम में रहेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्या था? व्हेन सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझिएगा, अभी जो एसेट्स को हम बेचने वाले रहेंगे तो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करेगा ना कि देखो हमारा ये एसेट बेचेला है, तो रिकॉर्डिंग जो एसेट बेचना होगा रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट्स का मतलब जो आपके बैलेंस शीट में जितना एसेट दिया हुआ रहेगा ना, स्टॉक, डेटर, जो भी एसेट्स है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी रहेगा वह सारा सन्ड्री एसेट में सीक्वेंस है। क्लियर? दूसरा, जो लाइबिलिटीज को पेड आउट करना होगा उसका भी नाम लिखेंगे। देखो पैसा जिससे लेना है, जो एसेट को बेचना वो तो लिख लिए, अब जो जो लाइबिलिटीज को पेड करना है उसका भी लिखो नाम। तो व्हेन वेरियस लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक बात को समझिएगा, दोनों में मैंने एक नोट यहां भी डाला है, एक नोट मैंने यहां भी डाला है। हम एसेट्स को रियलाइजेशन में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? इसलिए ना क्योंकि हम उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो एसेट ऑलरेडी कैश में है उसको रिकॉर्ड करके क्या फायदा? वो तो ऑलरेडी कैश में है हमारे पास में, उसको कैश में बदलने की जरूरत नहीं है। तो कैश और बैंक को छोड़ करके बाकी सारा एसेट को लेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटीज में वह लाइबिलिटीज को लेंगे जिसको हमें पेड आउट करना रहेगा। अब कैपिटल का पैसा क्या मतलब फायदा होगा तब ना मिलेगा शेयर होल्डर को, तो लाइबिलिटीज आउटसाइडर नहीं है। तो कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीन लाइबिलिटीज को छोड़ करके ट्रांसफर करेंगे जिसको पेड आउट करना है पैसा। क्लियर? यहां देखिए, लाइबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस, मतलब ट्रांसफर इन तीनों को नहीं कर देंगे। थर्ड देखिए, व्हेन कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, किसी संपत्ति को बेचेंगे और कैश आएगा तो वह के लिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, के लिए एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब उसी तरीके से लाइबिलिटीज जब पेड करेंगे तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो कर्जा है ना, लाइबिलिटीज को हम पैसा दे रहे हैं। आगे, when any asset taken over by any partner, suppose that हम बाहर में कैश में नहीं बेचे हैं, किसी संपत्ति को हम बाहर कैश में नहीं बेचे हैं, पार्टनर बोला कि देखो यार फर्म डिसॉल्व कर रहा, कर दो भाई, मेरा बच्चा कंप्यूटर के लिए रो रहा था, कंप्यूटर हमको घर ले आई दो, तो फ्री में दे देंगे? नहीं ना, वहां पे उसके कैपिटल अकाउंट से मैनेज किया जाएगा, उस कंप्यूटर के पैसे को कैपिटल अकाउंट से मैनेज किया जाएगा। और एंट्री क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? यहां तक 5 एंट्री और आपका डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे आगे देखिएगा, समझिएगा। अगर जैसे कोई एसेट्स को पार्टनर टेक ओवर करता है, अब किसी लाइबिलिटीज का पैसा, फर्म का लाइबिलिटी, या पार्टनर बोला भाई हम ही दे देते हैं, फर्म को देने का भी जरूरत नहीं, हम दे दे रहे हैं, तो वहां पे फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा ना। अगर हम ही किसी दूसरे का लाइबिलिटीज पेड कर देंगे तो हम उससे पैसा लेंगे ना, तो फर्म से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म का लाइबिलिटीज पार्टनर पेड कर देगा तो ये एंट्री होगा। अगर फर्म में पार्टनर्स का लोन है तो डिसोल्यूशन करेंगे तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यह एंट्री होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह 9 एंट्री। अब 2 एंट्री मैं और ऑलरेडी बता दे रहा हूं, कभी कभी आपका अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, मतलब कोई ऐसा एसेट जो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था और रियलाइज हो गया, आपका रिसीव हुआ पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट उसके लिए एंट्री करेंगे। उसी तरीके से अगर
लाइबिलिटीज पेड करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पैसा पेड करेंगे तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसी तरीके से अगर आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पैसा पेड करेंगे तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश या बैंक करेंगे। क्लियर? यहाँ तक जर्नल एंट्री पूरा खत्म हो गया। पढ़ रहे हो ना बच्चे और लग रहा है कि समझ में आ रहा है, समझाने का कॉन्सेप्ट सही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम पे जाके ना ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स ना यार भर भर के दिए हैं जो एग्जाम बेस्ड है, तो आपके लिए काम आएगा। शेयर कीजिए कम से कम 10 से 12 फ्रेंड को। ठीक है, बाय, सी यू।